हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम +2 की फिजिक्स से एंड ऑल्सो +1 की फिजिक्स से भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिनसे नीट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको बस जो स्टेटमेंट दी गई है उसको इन फॉर्मूलों में पुट करनी होती है और आंसर निकालना होता है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे +1 और +2 की फिजिक्स से, जो आपके नीट एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है भाई आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या है? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग साथ के साथ रिवाइज भी कर लीजिए, और मेरी बात मानने तो पहले एक कॉपी और पेन निकाल लीजिए। मैं किसी इक्वेशन या किसी फॉर्मूले को बोलूं आप उससे पहले तो लिख दीजिए। मेरे यहां समझाने से पहले आप लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले को लिख दीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, और जिसको नहीं आता है वो यहां से समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट यही से क्वेश्चन आने वाला है। चलिए भाई, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? बोले ये होती है h न्यू माइनस फाई नोट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ev नोट। दिस इज आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब समझिए भाई क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बता देता हूं। बोले यहाँ पे h न्यू है इंसिडेंट लाइट किसी मेटल की सरफेस पे। ये क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसी मेटल की सरफेस पे जब एक पार्टिकुलर एनर्जी की लाइट पड़ती है जो कि आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो या इसके बराबर हो, तो इस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है, जिसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसकी एनर्जी कितनी होगी, ये भाई इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पर डिपेंड करेगा। वर्क फंक्शन से जितनी ज्यादा एनर्जी इंसिडेंट लाइट की होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आती है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। ठीक है, बोले ऐसा क्यों? ताकि एनर्जी कंजर्वेशन बना रहे। मान लीजिए इंसिडेंट लाइट की एनर्जी आपकी 5 जूल है और वर्क फंक्शन कितना है, 3 जूल है, तो हम यहाँ कहते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 2 जूल। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बोले आपका जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है मे भी अंदर ही कहीं कोलाइड कर गया तो उसकी एनर्जी आपकी 0 जूल भी हो सकती है। जुड़ने की पार्टिकल कितना हो, 2 जूल भी हो। ध्यान दीजिएगा, तो आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं कई बार। क्या बोला, एक मेटल की सरफेस पे 5 जूल की इंसिडेंट लाइट गिरती है जिससे, और जो आपके मेटल है उसका वर्क फंक्शन 3 जूल है, तो बताइए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किस से किस रेंज के बीच हो सकती है? तो वो कहां से कहां हो सकती है, 5 में से 3 गए भाई 2 जूल। एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से 2 जूल से ज्यादा तो नहीं हो सकती। आप 2.1 जूल तो अगर ऑप्शन में हो तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहां से कहां तक हो सकती है भाई, 0 से लेके 2 जूल। ठीक है, और ताकि एनर्जी आपकी कंजर्व रहे इसलिए इक्वेशन में हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही रखनी पड़ेगी। क्यों? ताकि एनर्जी दोनों तरफ बैलेंस हो सके। ठीक है, अब यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल हो सकती है भाई, हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर। जहां पे m क्या है, मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, v मैक्सिमम क्या है, वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। आपसे पूछ ले भाई, मतलब अगर अब मैंने क्या किया, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, उसके दौरान ये बताओ इलेक्ट्रॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो कितनी हो सकती है मिनिमम? 0। ठीक है, कब भाई, कब होगी 0? जब आपकी h न्यू और वर्क फंक्शन क्या हो जाए भाई, इक्वल हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, यहीं से आप लोगों से क्वेश्चन कैसे देते हैं, क्या करेंगे, आप लोगों को बोल देंगे अगर आप इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल कर दें, 2 गुनी कर दें या 4 गुनी कर दें या 3 गुनी कर दें, ऐसे बोल देते हैं, तो बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको वर्क फंक्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को बोल देंगे कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है ये आपने डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, 4 टाइम्स कर दी, तो आपका जो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल है वह हाफ, डबल, ट्रिपल हो जाता है। तो बताइए वर्क फंक्शन कितना होगा? यानी कम से कम आपको 3 वेरिएबल्स
देंगे जिनमें से 2 आपको गिवन होंगे और 1 आपको निकालना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहां से पूछ लेंगे। अगली बात भी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसको वो आपको लैम्डा की टर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये वाली लैम्डा दे देंगे, वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा hc बाई लैम्डा नोट, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, ठीक है। तब अगर मैं इस वेवलेंथ को घटा दूं या बढ़ा दूं तो इस काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ये वैल्यू रखिए, जो गिवन है आपको वो रख दीजिए, ठीक है। 2 इक्वेशन बनाइए, दोनों को हल कीजिए जैसे आप 10th में हल करते थे, इक्वल कर दीजिए इनमें से किसी एक को, तो आपका एक अननोन फैक्टर निकल जाएगा, एक अननोन वैल्यू आ जाएगी। जस्ट सो सिंपल केस, ठीक है। अब सुनिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बोला मैंने क्या किया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जो है उसको डबल कर दिया, या मैं बोल दूं इसी में इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। बताइए इस काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एक मेटल के लिए, सेम मेटल है यानी कि इसका वर्क फंक्शन क्या है, सेम। आपने क्या किया, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी को क्या कर दिया भाई, डबल कर दिया, या बोलते फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, या बोलते लैम्डा को हाफ कर दिया, एक ही बात है। तो बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन बताइएगा, पहले तो ये बताना है, फिर आपको इसी में बताना है कि इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वर्क फंक्शन के हिसाब से कितना इफेक्ट पड़ेगा। ये काइनेटिक एनर्जी जो बाद में होगी, जैसे आप फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे तब जो काइनेटिक एनर्जी की होगी उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन की टर्म में कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा और ये आपको कमेंट करना है इसका आंसर कितनी हो जाएगी। बहुत क्या पता नीट में यही क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बता देता हूं आंसर। जो अभी काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो डबल से वर्क फंक्शन जितना ज्यादा हो जाएगी। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी ना, आपका आंसर आप सोल्व करके देखिएगा, 2k न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो 2k टाइम्स इसके 2 गुणा साथ में प्लस फाई नोट वर्क फंक्शन की जितना ज्यादा हो जाएगी, यानी आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वाली होगी 2k प्लस फाई नोट, समझ रहे हो, ठीक है। ऐसे ही सेम टू सेम आप लोगों को अगर बोल दे फ्रीक्वेंसी आपको हाफ दे दी गई है, अगर फ्रीक्वेंसी हाफ कर देंगे तो इस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे क्या इफेक्ट करेगा, तो इफेक्ट ये पड़ेगा भाई, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी फाइनल दूसरे जब हाफ करने पे वो कितनी हो जाएगी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ हो जाएगी, और हाफ होने से माइनस में फाई नोट बाई 2 टाइम्स वर्क फंक्शन का भी आधे जितना कम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी और हाफ से भी वर्क फंक्शन के आधे जितना कम हो जाएगी, यानी k/2 माइनस फाई नोट बाई 2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये था भाई आपके लिए काइनेटिक एनर्जी आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है भाई, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज नोन एज व्हाट, मिरर फॉर्मूला। ये ऐसा फॉर्मूला है जो आपको इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का क्या बताता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। यहां से एक और बात है भाई, हमें पता है 1/f फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, पावर, ये भी पूछ सकते हैं, तो आपसे पावर भी पूछ सकते हैं लेंस की। अगली क्या खास बात है, ये ओहो ये प्लस आएगा मिरर फॉर्मूले में, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पावर ही पूछ सकते हैं, ये आपका क्या है, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे ही आपका लेंस फॉर्मूला है, बताइए क्या होता है, दैट इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दिस इज व्हाट, लेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा लेंस फॉर्मूले में आपका माइनस आता है रिलेशन के दौरान और मिरर फॉर्मूले में क्या आता है, प्लस। यहीं पे गलती कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आप बड़ा ध्यान दीजिएगा, खास बात सुनिए भाई, जो आपका v इमेज की डिस्टेंस होती है, u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, f फोकल लेंथ होती है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर। अब आप बताइए कमेंट में, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव।
और ऐसे ही सेम कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चारों की बतानी है। ये था भाई आपका मिरर लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट लेंस मेकर फॉर्मूला बताइए। बोला लेंस मेकर फॉर्मूला एक लेंस की फोकल लेंथ के बारे में बताता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस बाई म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस में 1 इनटू में व्हाट 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर पहली माइनस 1/r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरी। ठीक है, साइन कन्वेंशन कैसे पता करेंगे R1 और R2 का, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है चैनल पे, वो देख लीजिए। ठीक है, हाँ भाई ये क्या है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। अब 1/f हमें पता है किसके इक्वल होता है, पावर के, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई अगली बात सुनिए भाई, ये तो आपका क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला बता दिया। ऐसे ही क्या है भाई आप लोगों के लिए प्रिज्म फॉर्मूला होता है। प्रिज्म फॉर्मूला क्या बताता है, म्यू ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई में 2 बाई में साइन ऑफ a/2, ये आता है। ये आपका क्या है प्रिज्म फॉर्मूला। यहाँ पे डेल्टा एम होता है, ये क्या होता है भाई मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। जहाँ पे ए क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम पूरे के भाग में 2, ध्यान रखना इस एंगल के अंदर इन दोनों को जोड़ करेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म को डेल्टा मिनिमम को भाग कर देंगे 2 से। ऐसे ही ए एंगल ऑफ प्रिज्म को भाग करेंगे किससे 2 से, डिवाइड कर दिए, दोनों का रेशियो किसका रहेगा म्यू। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया किसका भाई प्रिज्म का। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, बोला दैट इज ब्रीवेस्टर लॉ, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, वेयर IP इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अगर आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे दे किसी मीडियम में तो आप आसानी से म्यू निकाल सकते हैं, कि म्यू किसी मीडियम का इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ IP, वेयर IP इज एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पे आपकी जो रे होती है पोलराइज लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। रिफ्लेक्शन के बीच जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है वो यानी जो क्या होती है एक इंसिडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टिंग रे होती है और रिफ्रैक्टिंग रे होती है, दोनों बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री। और जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो रे ऑफ कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट IP, दैट इज व्हाट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। नेक्स्ट सुनिएगा भाई अगला फॉर्मूला क्या है आप लोगों के लिए, क्या सुनिएगा, बोला ये बताइए मुझे एनर्जी की इसके इक्विवेलेंट होती है भाई, दैट इज H इंटू में न्यू, दैट ऑल्सो इक्वल टू HC बाई में लेमडा। ठीक है, ऐसे ही ये एनर्जी है किसी भी लाइट की, लाइट के फोटोन की एनर्जी। अगर एनर्जी E फ्रीक्वेंसी न्यू है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी E, और HC बाई लेमडा क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी होती है C बाई में लेमडा। ठीक है, नाउ यही एनर्जी अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन के जब एक अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे आने से मिल रही हो तो कैसे आप इस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, बोला क्या भाई मुझे पता है बाल्मर फॉर्मूला 1/λ इज इक्वल टू RZ स्केयर इंटू में 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर होता है। ये क्या होता है भाई आपका बाल्मर फॉर्मूला होता है, 1/λ बताता है, RZ स्केयर 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। मान लीजिए ये क्या करता है भाई, अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी अपर N2 ऑर्बिट से किसी लोअर N1 ऑर्बिट में आता है, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे N2 में से हायर ऑर्बिट होता है, N1 क्या होता है लोअर ऑर्बिट। और बोर मॉडल एटम का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है, जब अपर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आएगा तो क्या करेगा एनर्जी रिलीज करेगा। अब 1/λ की वैल्यू मिल गई हमें, तो बताइए एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, दैट इज HC इंटू में 1/λ। एक ही बात है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ HC इंटू में 1/λ की वैल्यू ये रख दो RZ स्केयर इंटू में 1/N1 का स्केयर माइनस 1/N2 का स्केयर। आपको बोल देंगे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फिफ्थ ऑर्बिट से मान लो कहाँ पे चला गया, पहले ऑर्बिट में आ गया, तो आपसे लैम्डा एनर्जी किसी भी वैल्यू पूछ सकते हैं। जहाँ पे जो H है ये प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 6.6
3 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक है, जो आपका R है ये क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसे जो रिडबर्ग कांस्टेंट किसके बराबर होता है भाई, जल्दी से बताओ। रिडबर्ग कांस्टेंट 1.1 ही ले लेना, 0.87 के आसपास, ऐसे इंटू 10 की पावर में 7 मीटर इनवर्स। ऑल्सो इक्वल टू 1/912 एंगस्ट्रॉम, इसके इक्वल भी होता है भाई, नोट इट वेरी केयरफुली। ठीक है, अब भी जो आपकी एनर्जी है किसी भी इंसिडेंट लाइट की, तो आप ऐसे डील कर सकते हैं, यानी एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो गया। ठीक है, ऐसे में बोल दो एनर्जी में और क्या बता सकते हो, बोला एनर्जी में मान लीजिए कोई m मास है, वो m मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी हमें। मान लीजिए मैंने ये आपको क्या दे दिया, जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, उपले जलाते हैं ना लकड़ी उपले। ठीक है, तो क्या करते हैं इनके अंदर, जो आपके उपले हैं आपने इनको बंद कर दिया तो पूरा उपला बंद करके राख बना ली। जैसे उपले ने बंद करके राख बना ली तो जो उपले ने हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, हीट दी, भैया इसकी अमाउंट किसके इक्वल होगी, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी रिलीज दैट इज इक्वल टू m मास को c² से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, डन। अब भाई मास किलोग्राम में लेना, c² तो जूल में आंसर आ जाएगा। जनरली ध्यान दीजिएगा, 1 AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट होती है ना 1 AMU, किसके बराबर होती है 1.66 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम की। और इतना मास बनकर ध्यान रखना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और मान लो ये तो 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम है, अगर 1 किलोग्राम बन करे तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी निकलेगी वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी एनर्जी की वैल्यू। ऐसे ही सुनिएगा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, बिल्कुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बोला इसका मतलब जो एनर्जी यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भाई, लैम्डा के। समझ में आ रही है बात। इसका मतलब जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस वेव की होती है भाई, रेडियो वेव की, उसके बाद माइक्रोवेव की, उसके बाद इंफ्रारेड वेव की, फिर आपकी विजिबल की, फिर यूवी की, फिर एक्स की, और फिर गामा रे की। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जहां पे आपकी विजुअल लाइट बीच में है भाई, 3 इसके ऊपर है 3 इसके नीचे है। हमें पता है मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है, जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी एनर्जी क्या हो रही है भाई, इंक्रीज हो रही है। क्यों, कि रेडियो वेव से ज्यादा एनर्जी किस वेव की होती है, माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, इंफ्रारेड वेव की। इंफ्रारेड की ज्यादा किसकी होती है, विजिबल की। विजिबल से ज्यादा किसकी होती है, यूवी रेज की। यूवी रेज से ज्यादा किसकी होती है, एक्सरे की। और एक्सरे से ज्यादा किसकी होती है भाई, गामा रे की। तो सिंपल क्वेश्चन जनरली कई बार आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे जो आपका विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर 7 कलर्स में ब्रेक होता है भाई। ठीक है, 4 और 3 के बेस पे। कैसे, मतलब विबग्योर VIBGYOR। ठीक है, जो आपका रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज्यादा, इसकी एनर्जी क्या होती है, कम। जो वायलेट कलर होता है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। सुनिएगा, एक्चुअल में रेडियो की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, यानी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम। क्यों, क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी टू प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब मैं तीनों बातें आपको बताऊंगा। जो आपका रेडियो वेव है इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी, इसकी एनर्जी भी क्या होगी, मिनिमम। ठीक है, रेडियो से ज्यादा वेवलेंथ किसी के नहीं होती, तो रेडियो से ज्यादा कम वेवलेंथ किसकी होगी, माइक्रो की। तो माइक्रो की वेवलेंथ अगर कम है तो इससे एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। यानी कि रेडियो ज्यादा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी किसकी होगी भाई, माइक्रो की, पर वेवलेंथ क्या होगी, कम। ऐसे ही माइक्रो से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इंफ्रारेड की। अगर एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम। अब तो समझ गए आप, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर इंफ्रारेड से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है यानी एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, विजुअल लाइट की। और विजुअल से ज्यादा एनर्जी होती है यूवी की, तो विजुअल से ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, यूवी की। यहाँ पे विजुअल स्पेक्ट्रम में है, मैं बत बोल दूं आपको, रेड कलर की ज्यादा एनर्जी होगी या इंफ्रारेड की, जल्दी से बताओ, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है सर, अब सुन लो, ऑरेंज की ज्यादा एनर्जी होगी या रेड की, मैं बता दूं, ऑरेंज की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, किससे, रेड से, क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम, और एनर्जी भी क्या होगी, कम, किससे, ऑरेंज से। ऐसे ही इंफ्रारेड से ज्यादा एनर्जी किसकी है, रेड की, और रेड जो है आपका, इसकी एनर्जी ज्यादा है इंफ्रारेड से, तो इसकी वेवलेंथ कम होगी किससे, इंफ्रारेड से।
यानी कि जब आप रेडियो वेव से नीचे गामा की तरफ आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, जिसका ऑर्डर होगा भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की, उसके बाद उससे कम माइक्रो की, उससे कम इंफ्रारेड की, उससे कम रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की, फिर ग्रीन की, फिर ब्लू की, फिर इंडिगो की, फिर वॉयलेट की, फिर आपकी यूवी रेज की, फिर एक्स रे की और फिर गामा रेज की। ये आपकी वेवलेंथ का क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो रेडियो से गामा लगातार फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। रेडियो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, उसके बाद माइक्रो की उससे ज्यादा, इंफ्रारेड की उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेड की उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ऑरेंज की उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा, येलो की ऑरेंज से ज्यादा, ग्रीन की येलो से ज्यादा, ब्लू की ग्रीन से ज्यादा, इंडिगो की ब्लू से ज्यादा, वॉयलेट की इंडिगो से ज्यादा, और यूवी की वॉयलेट से ज्यादा, एक्स की यूवी से ज्यादा और गामा की एक्स से ज्यादा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी। तो ये ध्यान रखना भाई, पिछली बार क्वेश्चन पूछ रखा था, बताइए किसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ऑप्शन दे रखे थे रेड, यूवी, एक्स, ग्रीन। आंसर क्या था भाई आपका, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी इनमें से। ऐसे आपसे कई बार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनटीए नीट एग्जाम में, डायरेक्ट नीट में आया क्वेश्चन है ये भी बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, बोले इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। सच्ची बात है, ये सच्चाई की घटना है, ये हम तो दे देंगे अंदर झटके से, क्या बात है, बहुत बढ़िया शानदार। तो भैया आपका एनर्जी का लेवल था। अब ध्यान दीजिए भाई, कुछ प्रोपोर्शनलिटी देख लो, एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल बोर मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, जल्दी से कमेंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जल्दी से बताओ, हरिए फास्ट, एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर के, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के, ठीक है। वेलोसिटी किसके डायरेक्शन होती है भाई, जेड बाई एन के। आपका रेडियस किसके डायरेक्शन होती है बोर मॉडल एटम में, एन स्क्वायर बाई जेड के। टाइम पीरियड डायरेक्शन होता है किसके, एन क्यूब बाई में जेड के स्क्वायर के। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे उल्टा हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई में एन, ठीक है। अब आपसे कोई भी बात पूछ ले आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं इस चीज का, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए भाई, जो आपका नेक्स्ट एनर्जी का हो गया, बोर मॉडल एटम का डिस्कशन कर लिया हमने। अब सुनिए डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ बताती है कि लैम्डा जो होती है वो इक्वल होती है एच अपन में पी के। पी क्या होती है, मोमेंटम। मतलब किसी भी मटेरियल पार्टिकल, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो लैम्डा होती है वो इक्वल होती है एच बाई में पी, मोमेंटम के। एच बाई में पी यानी एच बाई में पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम वी, ठीक है। फर्दर हम एम वी को क्या लिख सकते हैं, अंडर द रूट 2me, बिल्कुल ये रिलेशन है। फिर आपसे प्रोपोर्शनलिटी का इस्तेमाल करके आपको दो पार्टिकल दे देंगे, एक प्रोटॉन दे देंगे और वो क्या दे देंगे भाई, अल्फा पार्टिकल। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, उनका रेशियो पूछ लेंगे आपसे, सीधी सीधी वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर। मैं बोल दूं प्रोटॉन की वेवलेंथ कितनी होगी और अल्फा पार्टिकल वेवलेंथ की कितनी होगी, कंपेयर कीजिए, अगर उनकी एनर्जी क्या हो जाए सेम, उनका रेशियो पूछ लेते हैं। जल्दी से बताओ, मैंने आपको क्या किया भाई, लैम्डा दे दी किसकी, प्रोटॉन की, और लैम्डा प्रोटॉन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का रेशियो पूछ लिया। लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाई लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल रेशियो बराबर होगा किसके, अगर इनकी क्या हो, एनर्जी सेम हो, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन दोनों के लिए रेशियो बताना, अगर इनकी मोमेंटम सेम हो, अगर इनकी वेलोसिटी सेम हो। तीन तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने एक ही आपसे। फोटोन की वेवलेंथ का रेशियो बताना है आपको अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ से, और आपको गिवन है एक बार एनर्जी सेम है, एक बार मोमेंटम सेम है और एक बार वेलोसिटी सेम है। तीनों केसेस में रेशियो बताइएगा। आप कैसे बताएंगे, फर्स्ट इन केस ऑफ मोमेंटम ये हो गया रेशियो, इन केस ऑफ एनर्जी ये होगा रेशियो, और इन केस ऑफ वेलोसिटी ये होगा रेशियो लैम्डा का, ठीक है। ये आपको बताना है भाई, ठीक है सर। डायरेक्ट हर बार एनटीए अभ्यास में तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है इन्हीं से, सिंपल। अगर आपको भाई ऐसे ही मैं दे दूं क्या बोला, इसकी जगह आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे सकते हैं 2mev नोट, कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो चार्ज q नोट कर लेना, qv, q चार्ज है और v क्या है भाई, पोटेंशियल, ठीक है भाई। तो ये था आपका कुछ एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट, कुछ मेयर फॉर्मूला, कुछ आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, बोर मॉडल ऑफ एटम, कुछ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। 5 प्रकार की होती है। यहीं पे हम कुछ बातें फर्दर देखेंगे भाई। बताइए व्हाट इज म्यू नोट, म्यू नोट क्या होता है, व्हाट इज एप्सिलॉन नोट क्या होता है, व्हाट इज सी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है।
स्पीड ऑफ लाइट, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट के बीच आपको रिलेशन भी बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगली बात भाई फिजिक्स की, जो आपका अगला क्वेश्चन हम रोटेशनल मोशन से लेके आएंगे आप लोगों के लिए। यहाँ पे मैं इनको केवल भाई 6 और 1 7 पॉइंट्स मान रहा हूँ कि केवल 7 पॉइंट्स हमने यहाँ अटेम्प्ट कर लिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको केवल ये 7 पॉइंट्स ही बताऊंगा। ठीक है, केवल 22 मिनट की वीडियो हम मैक्सिमम रखेंगे, बाकी वीडियो इससे क्या रहेगी, कम रहेगी। बाकी वीडियो 22 मिनट तो कम से कम होने चाहिए वीडियो के। ठीक है, तो यही था भाई आज की वीडियो का। नेक्स्ट 22 मिनट में हम फिजिक्स के और कुछ क्वेश्चन के डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे। उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने फॉर्मूले एक बार पक्के कर लेने हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे पूरा कंसेप्ट बताने की बजाय डायरेक्ट फॉर्मूले रिवाइज कर दूंगा, और आप ना तुरंत क्वेश्चन आए तो ये चीज पहचान के सीधा बता दूंगा कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ये चीज ये है, तो क्या होगा, इससे क्या बनेगा और इससे क्या बन सकता है। तो आप फॉर्मूले पुट कीजिएगा, आंसर निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो होप सो भाई आप लोगों को वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपकी 2022 के जो नीट का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए जो 22 मिनट की वीडियो है आपके लगातार आज इस साल से लेके आगे जितने भी आपके फिजिक्स का एग्जाम तब तक यूट्यूब रहेगा, तब तक ये वीडियो आपका मार्गदर्शन करेगी इन केस ऑफ नीट एग्जाम। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए भाई, ऑल द बेस्ट।